मैं श्रीनिवास शर्मा, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट, आप सभी वकील बंधुओं, न्यायिक पदाधिकारियों और न्यायिक कार्य से जुड़े सभी कानूनविदों एवं आम जनमानस से जो विधि सेवा में नहीं हैं और विधि सेवा से जुड़े हुए हैं, तो सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार है। और मैं नमस्कार करते हुए आज पुनः ज़मीन से संबंधित कुछ तथ्यों को रखने जा रहा हूँ, जिनका सामना हम सभी लोग रोज़ कर रहे हैं। चूँकि वकालत में मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिविल ही है, इसलिए इससे संबंधित समस्याओं में मैं खुलकर बात अपनी रखूँगा और आपकी समस्याओं को का भी समाधान बतलाऊँगा। आज के समय में हर पांचवा व्यक्ति ज़मीन से संबंधित समस्या से लगातार जूझ रहा है और सामना कर रहा है समस्या का। इन्हीं सभी समस्याओं को आसानी से हल ऐसे में कैसे हो, उन्हीं सभी समस्याओं में के निदान के लिए आप तक मैं अपनी बातें इस वीडियो के माध्यम से रखने जा रहा हूँ। क्योंकि समस्याएं ज़मीन की इतनी जटिल होती जा रही हैं, लोग इससे बहुत परेशान हैं और इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। आप सभी इन वीडियो का लाभ उठाएंगे और ध्यान से सुनेंगे, और जो सिविल में जो भी बातें होती है, ये केस मुकदमे जो भी होते हैं, उसमें 90% समझ के अभाव में होता है। क्योंकि हमारे जो पुराने रिकॉर्ड हैं, वो बहुत सारे लोग उसको समझते ही नहीं है, ना पढ़ते हैं। यदि वे पढ़ लेते तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान उनका रिकॉर्ड ही उनको बता देगा, उनका खतियान ही बता देगा, उनका पट्टा ही बता देगा और समाधान हो जाएगा। लेकिन लोग इसका अनदेखा करते हैं। तो यदि समस्याओं से निजात पाने के लिए चाहते हैं और अपनी समस्याओं को स्वयं सॉल्व करना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो को अवश्य देखें और पहले समझें कि समस्याएं कहाँ से शुरू होती हैं। हमें समझ ही नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है, उसका अर्थ क्या होगा। जिस देश पर मुगलों ने लगभग 323 साल तक राज किया और अंग्रेज़ों ने लगभग 200 साल तक शासन किया, भला वहाँ के भाषा का क्या हैसियत होगा आप लोग समझते हैं। किस तरह यहाँ की आम पब्लिक वहाँ की भाषाओं से अपने आप को रूबरू करे और उसको समझे। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के अधिकतर भाषाओं से संबंधित समस्याएं हैं। भाषा यदि समझ में आ जाएगा तो अधिकार भी समझ में आ जाएगा, अधिकार समझ में आ जाएगा तो समस्या रहेगी ही नहीं। आप अपना समाधान, अपना हक हिस्सा स्वयं लेने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इन कुछ शब्द हैं जिनको ज़रूर जानिए, और उनके अर्थ को जब जान जाइएगा तो आपसी तालमेल से ही आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपसी परामर्श से ही आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जय हिंद। मैं अपनी बातों को आज यहीं से शुरू करता हूँ कि समस्याएं जागृत कैसे होती हैं, भाई भाई का कातिल कैसे बन जाता है। जब 2 कट्ठा 1 कट्ठा 10 धूर ज़मीन के लिए भाई भाई का कातिल बन जाता है, वो समझता ही नहीं है कि उसका हक कितना है। यही बात समझ में आ जाए कि हक कितना है और उस पर यदि संतुष्ट हो जाए तो समस्या है ये नहीं है। केस सिविल में होने के लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि सिविल शब्द भी अपने आप में साधारणतः सभ्य लोगों के लिए बताता है कि सिविल वाले सभ्य होते हैं, और सिविल यदि समझ में आ गया तो समझिए कि आपकी समस्या का समाधान हो गया। अब मैं आपकी समस्याओं के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करूंगा, जिसको आप लोग सुनिए और ध्यान दीजिए। जैसे दवामी प्रायः आपके कागज में शब्द आता है, आप समझ नहीं पाते हैं कि दवामी है क्या। दवामी पट्टा होता है, दवामी खतियान होता है, दवामी आपका हक होता है, दवामी रेंट होता है, दवामी बहुत सारे चीज़ होते हैं। इसको कहते हैं, दवामी का अर्थ होता है अस्थाई। अस्थाई मतलब सदा के लिए। काश्तकार हम लोग
कृषक को कहते हैं। तो यदि काश्तकार को और उसके अस्थाई पट्टे को काश्तकार समझ जाए कि दवामी यही है और मेरा जो हक मिला हुआ है हमारा सदा के लिए है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक वो रख सकता है वो रखे, जिस दिन वो ट्रांसफ़र करना चाहेगा वो कर सकता है। अब एक दूसरी बात आती है इस्तमरारी। इस्तमरारी शब्द भी आप समझिए कि क्या है। बहुत जगह आपको आपके बहुत सारे दस्तावेजों में इसका प्रयोग होता है। यह भी अस्थाई और सदा के लिए ही रहता है, लेकिन इस्तमरारी जमींदार लोग देते थे, पट्टा जिसको कहते हैं। यह भी होता था, यह भी अस्थाई पट्टा है, लेकिन इसमें कुछ प्रतिबद्धताएं हैं, कुछ नियम थे। कुछ लोग इसको कंडीशनल बना देते थे कि हम 90 साल का कर सकते हैं, हम 30 साल का कर सकते हैं कोई, लेकिन इसका है वो अस्थाई, अर्थ अस्थाई है। जैसे आप सिक्किमी से भी आपको लोगों को रूबरू होना है कि सिक्किमी है क्या। एक्चुअली सिक्किमी बटाई आप लोग सुनते होंगे, लेकिन सिक्किमी भी एक शब्द होता है जिसका अर्थ है लगान। लगान से हम लोग ये समझते हैं कि हमको कितना देना है, अर्थात जो आदमी मेरा किसी भी कृषक का हो या ज़मींदार का हो, डायरेक्ट ज़मींदार से भी ज़मीन लेकर के आप सिक्किमी बना सकते हैं, क्योंकि आप उसको उसके बदले में कुछ रेंट देते हैं, कुछ अन्न देते हैं, अन्न के रूप में देते हैं, इसलिए वो सिक्किमी कहलाता है। लेकिन सिक्किमी में उसका उस पर मालिकाना हक नहीं होगा, और दमामी में इस्तमरारी में उसका मालिकाना हक हो, उसको बेच भी सकता है, उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है। अब इस तरह से आप लोग समझते होंगे कि मारूसी काश्तकार क्या होता है। मारूसी काश्तकार क्या होता है, इसको भी प्रायः आपके दस्तावेज में आता है। मारूसी उसी को कहते हैं जो ज़मीन हमारे बाप दादा, परिवार के बाप दादा से हमें विरासत में मिली हुई हो, तो उसको हम मारूसी हक कहते हैं, या मारूसी अपना हिस्सा कहते हैं, मारूस में मिला हुआ हिस्सा कहते हैं। दादा का परदादा का से जो विरासत में मिला हुआ ज़मीन है वह उसे मारूसी हक कहते हैं, या मारूसी काश्तकार उसको कहते हैं। देखिए, एक मिल्क भूमि भी होती है, मिल्की भूमि। आज के दिन में ये आसन्न परिवेश में मिल्की भूमि का बड़ा ही एक नया एक और भी आया है कि इसी को हम लोग कहने लगे हैं वक्फ। यह धर्म के लिए मुसलमान विद्वानों को मिलता था, संतों को मिलता था इनाम में, और उसी को मिल्की या वक्फ के रूप से उन्हें जाना जाता था, दिया जाता था। मिल्क का मतलब होता था राजा द्वारा प्रदत्त, जो राजा ने दिया उसी को हम लोग मिल्क कहते थे। मुजारियान शब्द आप सुनते होंगे। मुजारियान क्या है भाई? किसान अपनी जोत को बेच नहीं सकता था और नहीं उसे रेहन रख सकता था, इसे ही मुजारियान कहते थे। मतलब उसमें कृषि कार्य करेगा, खाएगा पिएगा रहेगा, लेकिन न तो उसको बेच सकता है न उसका रेहन कर सकता है। यह एक तरह का दंड भी कहा जाता था। अच्छा, आप लोग जाप्ती प्रणाली के बारे में सुने होंगे कि जाप्ती प्रणाली है क्या। जाप्ती प्रणाली को शेर शाह सूरी ने शुरू किया था। शेर शाह सूरी ने ही बहुत सारे ज़मीन के रेवेन्यू के बारे में कानून बनाए थे। 5 वर्ष ही शासन किए, लेकिन बहुत सारे सुधार किए थे। उसमें एक जाप्ती प्रणाली है जिसको टोडरमल, राजा टोडरमल ने भी, जो अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे, उसको अपनाया था। वो है क्या, उसको भी जानिए। रेवेन्यू को कैसे हम वसूल करेंगे, यह भी रेवेन्यू वसूलने की एक प्रणाली थी जिसको शेर शाह सूरी ने अपने पीरियड में निकाला था। जो जाप्ती प्रणाली आज भी जीवंत है, आज भी इसको हम लोग लेते हैं, शब्दों का हेर फेर है। देखिए, अब हम आते हैं कि नवायत क्या होता है। प्रायः नवायत शब्द को आप लोग जानते थे कि नवायत क्या है। नवायत को समझिए पहले। नवायत को हम हिंदी में प्रकार कहते हैं। नवायत क्या है? हिंदी में प्रकार है, काइंड है। यह एक अरबी शब्द है। जैसे ज़मीन की नवायत क्या होती है? ज़मीन परती है, बंजर है, खलिहान है,
पोखरी है, भीट है, आबादी है, धनहर है, ये सब जमीन के प्रकार हो गए। तो उसकी नवैयत होते हैं। हमारे खतियान में नवैयत लिखा जाता है, जो हमको समझ में नहीं आता है कि नवैयत है क्या। हम समझ जाएं, यदि हम अपने खतियान को समझ लें कि नवैयत क्या है, तो उस दिन से पता चल जाएगा कि हमारी ज़मीन का प्रकार क्या है, इस पर किस टाइप का लगान लगेगा। अब देखिए, इसमें कुछ कुछ शब्द आते हैं। कायमी, दाखिलकार, गैर दाखिलकार, सिकमी, गैर मजरुआ। गैर मजरुआ में आम गैर मजरुआ, कुछ खास गैर मजरुआ, सरमोहाइम आइन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कायमी क्या होता है। जिस पर आपका हक अभी कायम है, जिस जमीन को आप जोत बो रहे हैं कायम है, उसको कायमी जमीन कहते हैं। दाखिल क्या है? जो दाखिलकार आप उस पर दाखिल हैं, आपका उसका कब्जा है, तो दाखिलकार आपका कब्जा हो गया। दाखिलकार, गैर दाखिलकार, गैर दाखिलकार उसको कहते हैं जिसका जमीन है नहीं, दूसरे का जमीन ज़बरदस्ती लिया है और 12 वर्षों से उसको जोत रहा है बिना शांतिपूर्वक, बिना किसी रोक टोक का। जिसका ज़मीन है वो उस पर किस तरह का प्रश्न नहीं उठा रहा है, तो उसको गैर दाखिलकार कहते हैं। अब देखिए, हम गैर मजरुआ को समझा देना चाहते हैं कि गैर मजरुआ ज़मीन है क्या। मजरुआ का मतलब पहले समझिए कि उपजाऊ, और गैर मतलब नहीं, जिसमें उपज नहीं होता हो उसको गैर मजरुआ कहते हैं। यह फारसी शब्द है। मजरुआ का मतलब मजूरी भी होता है। जिस जमीन को जोतने से उसका मजूरी तक नहीं निकले, उसको गैर मजरुआ कहते हैं। मतलब बिना मजूरी का वो खेत करता रहे, उसको मजूरी भी नहीं निकल पाता है उस खेती करने से, तो उसको गैर मजरुआ कहते हैं। अर्थात बंजर जमीन है, वह पड़ती है, उस पर कोई फसल नहीं होता है, इसलिए उसको गैर मजरुआ कहते हैं। अब गैर मजरुआ ज़मीन को प्राय सरकार अपने कब्जे ले ली थी, चूँकि 1/1/1946 के बाद जो भी गैर मजरुआ ज़मीन है, आम हो या खास हो, तो उसका मालिक सरकार है। 1/1/1986 तक, 46 तक जो भी ज़मींदार थे, जो पट्टा के द्वारा चाहे अपने रैयतों के बीच में किसी भी कागज़ से बना करके दे दिए हैं, उसके बाद उसका रसीद यदि कट रहा है तो वह उनका है, वरना गैर मजरुआ ज़मीन सरकार का है। गैर मजरुआ ज़मीन में बहुत सारे चीज़ आते हैं। आपको एक चीज़ और जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ कि आम गैर मजरुआ भी, जिस पर कोई आम पब्लिक के यूज में नहीं है, और उस पर यदि कोई घर बना के रह रहा है और थोड़े सा है, उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आम पब्लिक के लिए नहीं है, तो वो उसको सरकार चाहे, कलेक्टर चाहे तो बंदोबस्त कर सकता है। लेकिन प्राय आम गैर मजरुआ को कोई बंदोबस्त नहीं कर सकता है। गैर मजरुआ ज़मीन को बंदोबस्ती के लिए बहुत सारा प्रोसेस है, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि गैर मजरुआ ज़मीन है क्या और आम गैर मजरुआ ज़मीन है क्या, दोनों में बहुत का अंतर है। आम पब्लिक के लिए, जिससे सब लोगों के लिए खुला हुआ है, उसमें धर्मशाला हो गया, सड़क हो गया, तालाब भी हो गया, पूजा का जगह हो गया जहाँ पूजा हम लोगों का पूजा करते हैं, बाजार हो गया, ये सब आम गैर मजरुआ हो गया। लेकिन जो मालिकान है, वो मालिक जब तक थे, ज़मींदारी प्रथा जब तक थी तब तक मालिक का था। जब से ज़मींदारी प्रथा समाप्त हो गई, तब से वो सरकार की हो गई, और सरकार उस पर भी काम कर रही है। चूँकि लगान तो अब सरकार का, अब तो असली मालिक सरकार है, और बाकी हम लोग क्या हो गए, कृषक हो गए सरकार के। हम लोग खेती करेंगे और हम लोग अब काश्तकार हैं हम, और हमारे मालिक हो गए सरकार। इसलिए हम लोग अब और भी ज़मीन के प्रकार हैं जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। इसी में आती है हम लोगों को, जब मालिक है, मालिक से ज़मीन मिलता था तो उसे बहुत सारे लोगों को बिना किसी रेंट का, बिना किसी
प्रकार का लिखित प्रमाण का मुंह से ही दे दिया जाता था। जैसे माफीदारी या भी जुबानी माफी, दोनों प्रकार से जमीन दे देते थे, उस पर टैक्स कोई नहीं लिया जाता था। जागीर खिदमती भी एक तरह से जमींदार द्वारा जो उसके मालिक जो उसके यहाँ काम करते थे, खिदमत करते थे, उनको दी जाती थी, जिस पर कोई रेंट नहीं लिया जाता था। जागीर गोराइती भी था, जो जमींदार के लगान वसूल करते थे, उनको उनके दरमाहा के एवज में उन्हें कुछ जमीन दिया जाता था, उसे जागीर गोराइती कहते हैं। जागीर गोराइती का कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। आज के दिन में सारे चीज़ टैक्सेबल है। अब समझिए, ब्रीथ से भी किसी तरह का लगान नहीं वसूल किया जाता था, क्योंकि मालिक किसी को दान में या उसके कुछ धार्मिक कार्यों के लिए उसे दान में दे देते थे। जैसे ब्राह्मणों को ब्रह्मोत्तर, भट्टों को भट्टोत्तर, उस पंडों को शिवोत्तर, फकीर को फकीराना, इस तरह से बहुत सारे नवायत हैं ब्रीथ के, जो लोगों को दिए जाते थे, जिस पर टैक्स नहीं लगता था। लेकिन ये टैक्स उस समय नहीं लगता था जब मालिक थे तब, लेकिन आज सरकार है, सरकार अब सबसे टैक्स लेती है। इसके बाद हम तो दोस्तों, मैं आज तो इतना ही मैं इस पर बता दे रहा हूँ। अगले हमारी जो वीडियो आएगी, अगली जो भी वीडियो आएगी, उसमें आप लोगों को मैं खतियान से संबंधित सारी बातें बताऊंगा। उसके बाद आपके समस्याओं का निदान भी सारे का वीडियो हमारे इस चैनल पर आएंगे और आप लोग उसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी ध्यान से हमारा वीडियो सुनें और समझें।